हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर भारत में संविधान में नागरिकों को मौलिक अधिकार जो प्रदान किए गए हैं उससे संबंधी हमारा लेक्चर है। संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। शुरुआत में भारत के नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, परंतु 1979 के 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा जो 7वां मौलिक अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, उसको समाप्त कर दिया गया है। वर्तमान में यहाँ 6 मौलिक अधिकार हैं। वह संपत्ति का अधिकार केवल अब एक कानूनी अधिकार के रूप में स्थापित है। भारत के मौलिक अधिकारों की हम बारी बारी से चर्चा कर रहे हैं। प्रथम मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से 18 में दिया गया है। अनुच्छेद 14 में अगर हम बात करें तो कानून के समक्ष समानता की बात की गई है, यानी कि कानून किसी दो व्यक्ति में अंतर नहीं करता। ब्रिटेन से हमने इस सिद्धांत को अपनाया है और आज भारत में भी सभी व्यक्तियों के साथ कानून एक जैसा व्यवहार करता है। सभी व्यक्तियों को कानून का समान संरक्षण प्राप्त है। उसी तरीके से अनुच्छेद 15 में कानून किसी भी धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है। किसी भी व्यक्तियों को सार्वजनिक स्थानों पर जाने के में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह हमारा अनुच्छेद 15 में धर्म आदि जाति के आधार पर निषेध का बात की गई है। अनुच्छेद 16 में नौकरियों से संबंधी है कि राज्य के अधीन जो नौकरी के अवसर हैं वो समान रूप से सभी नागरिकों को उनकी योग्यता के अनुसार प्रदान किए जाएंगे। इसमें धर्म, मूल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर सरकारी नौकरी या पद प्रदान करने में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। केवल शर्त क्या है कि उनके पास आवश्यक योग्यताएं होनी चाहिए। उन योग्यताओं के आधार पर वो व्यक्ति कोई भी किसी भी वर्ग का हो वो आवेदन कर सकता है। अनुच्छेद 17 जो बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, जिससे कि भारत की एक सामाजिक बुराई अस्पृश्यता, इसका निषेध किया गया है। बच्चों, आप सभी जानते हैं कि भारत के इतिहास में जाति को आधार मानते हुए व्यक्ति में छुआछूत की बहुत बड़ी एक कुप्रथा भारत में विकसित हो गई थी। भारत के संविधान ने इस समस्या का निराकरण करने के लिए अनुच्छेद 17 के द्वारा इसे एक कानूनी अपराध घोषित कर दिया है और वर्तमान में किसी भी व्यक्ति के साथ इस तरह की अस्पृश्यता नहीं की जा सकती। उपाधियों का निषेध अनुच्छेद 18 में। पूर्व में जहाँ हमारे यहाँ उपाधियों का वितरण होता था, ब्रिटिश शासनकाल के आधार पर ही ये इस तरह का जो उपाधियाँ दी जा रही थीं, तो वर्तमान के संविधान में व्यवस्था की गई है कि सेना या विद्या संबंधी उपाधियों के अलावा कोई और अन्य उपाधि प्रदान नहीं कर सकता। भारत का कोई भी नागरिक बिना राष्ट्रपति के आज्ञा के विदेशी राज्य से भी कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता। फिर है हमारा दूसरा मौलिक अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में है। अनुच्छेद 19 द्वारा नागरिकों को 7 स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं और उसमें जिसमें कि संपत्ति की स्वतंत्रता भी थी और अब ये यहाँ से हटा दी गई है। सबसे पहली जो हमारी स्वतंत्रता का अधिकार है वो है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। भारत के सभी नागरिकों को अपनी बात कहने का, प्रेस में अपने विचारों को छपवाने का, उस तरह का पूरा उनको अधिकार है और इस आधार पर किसी भी व्यक्ति को दंडित नहीं किया जा सकता, उसकी स्वतंत्रता का हनन नहीं किया जा सकता। इसके अलावा जब हम बात करते हैं तो हमारी दूसरी स्वतंत्रता है अस्त्र और शस्त्र रहित शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता, कि भारत के व्यक्ति को विचारों के साथ साथ कहीं भी सभा करने का, लेकिन वो सभा कैसी, जिसमें शस्त्र ना हो, जुलूस प्रदर्शन का आयोजन कर सकता है, परंतु इस स्वतंत्रता पर भी थोड़ा अंकुश राज्य द्वारा लगाया जा सकता है अगर वो सार्वजनिक सुरक्षा के हित में हो। तीसरी स्वतंत्रता है समुदाय और संघ के निर्माण की स्वतंत्रता। भारत के सभी नागरिक समुदाय और संघ को निर्माण की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। यद्यपि
इसमें भी एक प्रतिबंध है कि यदि स्वतंत्रता की आड़ में ऐसे कोई समुदाय का निर्माण हो रहा है जो कि षड्यंत्र करे या शांति को प्रभावित करे, शांति व्यवस्था को भंग करे, तो उस पर भी रोक लगाई जा सकती है। अगली स्वतंत्रता है अबाध भ्रमण की स्वतंत्रता। पूरे भारत देश में भारत का नागरिक कहीं पर भी घूम सकता है, उसमें किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। लेकिन अगेन हम यही बात कहेंगे कि सामान्य जनता के हित में राज्य की सुरक्षा के आधार पर यदि इस तरह का कोई प्रतिबंध भी वक्त वक्त पे सरकार लगा सकती है। अबाध निवास की स्वतंत्रता कि भारत का नागरिक भारत में कहीं भी बस सकता है, भ्रमण के साथ साथ उसको निवास की भी पूरी स्वतंत्रता प्रदान की गई है। और पूरे भारत को जो है एकल नागरिकता होने के कारण हम कोई भी राज्य का जन्म लिया हुआ व्यक्ति किसी भी अन्य राज्य में नौकरी भी कर सकता है और वहाँ पर बसना चाहे तो बस भी सकता है। अगली स्वतंत्रता है वृत्ति, उपजीविका या कारोबार की स्वतंत्रता। सभी नागरिक जो हैं वो अपनी योग्यता, अपनी इच्छा अनुसार किसी भी प्रकार का व्यवसाय, कारोबार, उद्योग कर सकते हैं और किसी भी प्रकार की नौकरी भी कर सकते हैं। तो ये हो गया स्वतंत्रता का अधिकार। फिर हम ले रहे हैं अगला अधिकार है अपराध की दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण का अधिकार। यानी कि अनुच्छेद 20 में कहा गया है कि किसी व्यक्ति को उस समय तक अपराधी नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि उसने अपराध के समय लागू किसी कानून का उल्लंघन न किया हो। यानी कि कोई कानून अगर उसका उल्लंघन हो रहा है तो ही व्यक्ति को उसके विरुद्ध मुकदमा चलाया जा सकता है, अन्यथा नहीं चलाया जा सकता। साथ ही किसी भी अपराध में अभियुक्त व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। फिर बहुत इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 21 जिसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन की सुरक्षा का अधिकार दिया गया है। यानी कि किसी व्यक्ति को उसके जीवन तथा दैहिक स्वाधीनता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर अन्य किसी प्रकार से वंचित नहीं किया जा सकता। यानी कि केवल कानून के आधार पर ही किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता या उसके जीवन को प्रभावित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। बंदीकरण की अवस्था में संरक्षण का अधिकार। अनुच्छेद 22 में यदि किसी अपराधी को बंदी बनाया जाता है तो उसे भी एक तो बिना कारण बताए उस व्यक्ति को अधिक समय तक बंदी गृह में नहीं रखा जा सकता। वकील से परामर्श लेना या अपने बचाव के लिए मुकदमा करने की उसको पूरी स्वतंत्रता है। तो ये हुआ हमारा दूसरा अधिकार, मौलिक अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। अब हम ले रहे हैं हमारा तीसरा मौलिक अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो है अनुच्छेद 23 और 24 में। अनुच्छेद 23 में मनुष्य के क्रय विक्रय एवं बेगार पर रोक लगाता है। यानी कि किसी भी प्रकार का श्रम अगर किसी व्यक्ति की इच्छा के बगैर लिया जा रहा है, एक तो बेगारी, फिर उस श्रम में के बदले में उसे उचित मुआवजा या उसको उचित वेतन न दिया जाए तो भी यह एक दंडनीय अपराध माना जाएगा। तो किसी भी व्यक्ति को ना तो उसको खरीदा जा सकता है, ना बेचा जा सकता है, ना ही उससे बेगारी कराई जा सकती है। इसी का दूसरा भाग जो है वो अनुच्छेद 24 है जिसमें बाल श्रम का निषेध किया गया है। आप सभी जानते हैं 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखाने या अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है और न ही अन्य प्रकार के कार्यों में लगाया जा सकता है। फिर है हमारी अगला मौलिक अधिकार, चौथा मौलिक अधिकार जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में दिया गया है। इसके अनुसार भारत में धर्म को पालन करने की पूर्ण स्वतंत्रता है। अंतःकरण की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में दी गई है जिसमें सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य तथा इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता या कोई भी धर्म अपनाने की, उसका अनुसार उसको फॉलो करने की, उसका प्रचार करने का पूरी स्वतंत्रता है। जो हमारे यहाँ जो सिख हैं उनको अपने धर्म पालन के लिए कृपाण रखने की पूरी स्वतंत्रता इसी के अधीन दी गई है। अनुच्छेद 25 में
सार्वजनिक प्रकृति की हिंदू धार्मिक संस्थाओं में हिंदू समाज के सभी वर्गों को समान रूप से प्रवेश देने का अधिकार है। यानी कि किसी भी व्यक्ति को छुआछूत के आधार पर या किसी जाति विशेष का होने के आधार पर प्रवेश से नहीं रोका जा सकता है। अनुच्छेद 26 में प्रत्येक धर्म के अनुयायियों को निम्नलिखित अधिकार प्रदान किए गए हैं। पहला, धार्मिक संस्थाओं तथा दान से स्थापित सार्वजनिक सेवा संस्थाओं की स्थापना करना, उनके पोषण करने का पूर्ण अधिकार है। दूसरा, धर्म संबंधी निजी मामलों का स्वयं प्रबंध करने का इनको अधिकार है। चल और अचल संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का अधिकार है। उस संपत्ति का विधि के अनुसार संचालन करने का भी अधिकार है। अतः ये कहा जा सकता है कि धार्मिक प्रबंधन के लिए धर्म के कुछ जो संस्थाएं हैं उनको भी इसमें अधिकार प्रदान की गई है। और तो और भारतीय संविधान ने धार्मिक व्यय के लिए निश्चित धन पर कर अदायगी से भी छूट प्रदान की गई है अनुच्छेद 27 के द्वारा। और ये कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय के उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई हो। फिर अनुच्छेद 28 में राजकीय शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा निषिद्ध है। यानी कि कोई भी सरकारी संस्था में धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जा सकती है। यह है अनुच्छेद 28 में। अब हमारा 5वां मौलिक अधिकार है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, जिसमें अनुच्छेद 29 व 30 में इसका प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 29 के अनुसार नागरिकों के प्रत्येक वर्ग को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति सुरक्षित रखने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। साथ ही किसी राजकीय या राजकीय संरक्षण से संचालित शिक्षण संस्था में भी प्रवेश के संबंध में मूल, जाति, धर्म और भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। यानी कि अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखने से किसी भी व्यक्ति को प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। और दूसरा है अनुच्छेद 30 के अनुसार धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थाओं की संस्थापना, प्रशासन का भी अधिकार होगा। और साथ ही अपनी शिक्षण संस्थाओं का अनुदान देने में राज्य इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि वे धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के अधीन हैं। तो ये बच्चों हो गया हमारे मौलिक अधिकार। जो छठा मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।